चलो, अर्थव्यवस्था समझ लिए थे, उत्तर वैदिक काल का लिख लिए थे। अब राजनीति देखो, इसमें सबसे पहले क्षेत्रीयता, ठीक है। देखो, ऋग्वैदिक शब्द है जन, जो आम जनों के लिए या कबीलों के लिए प्रयुक्त होता था, और अब ये जन जनपद में तब्दील होने लगा। क्यों? आपने देखा था, समाज स्थायित्व ले रहा था कृषि कर्म के कारण, इसलिए उत्तर वैदिक शब्द में राष्ट्र शब्द का भी प्रयोग हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखना कि राष्ट्र शब्द कोई परिभाषित नहीं है, बस प्रयुक्त हुआ है। पूर्ण रूपेण इसकी कोई परिभाषा नहीं। और अब एक जनपद दूसरे जनपद से क्या हो रहा है, मिल रहा है। जैसे देखो, ये भरत कबीला और पुरु कबीला, ठीक है। पुरु कबीला, ये दोनों मिलके क्या बन गया, कुरु वंश। हस्तिनापुर कौरव इसी से बना है। तो इससे क्या हो रहा है कि कबीले की पहचान क्षेत्र से हो रहा है। किससे हो रहा है? क्षेत्र से हो रहा है। इससे क्षेत्रीयता का महत्व क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार क्षेत्र के संबंधों में परिवर्तन और क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व जो परिवर्तन आ रहा है, इससे महाजनपद का निर्माण हो जाएगा। माने जन से जनपद, जनपद से एक क्षेत्रीय महत्व स्थापित हुआ, जो महाजनपद में तब्दील हो गया। अब देखो, मुखिया की स्थिति, अर्थात ऋग्वैदिक काल में जो कबीले का मुखिया था, जो सिर्फ अपने कबीले भर का रक्षा करता था, उसके कार्य और शैली में अब व्यापक परिवर्तन आ गया। ऋग्वैदिक काल में आपने देखा था, जो कबीले का मुखिया था वो सिर्फ एक अभिजात्य वर्ग था, लेकिन अब ये क्षत्रिय वर्ग में तब्दील हो रहा है। किसमें हो रहा है? क्षत्रिय वर्ग, ठीक है। क्षत्रिय का साहित्यिक अर्थ होता है क्षेत्र की रक्षा करने वाला। जो क्षेत्र की रक्षा करता हो उसे क्षत्रिय कहा जाता है, ठीक है। अब इसका मुख्य कार्य क्या है कि जो अपना अपना जनपद है, उस जनपद की रक्षा करना, ठीक है, और इसके बदले में वो कर या बलि लेता था। जो कर या बलि स्वैच्छिक था ऋग्वैदिक काल में, अब वो अनिवार्य हो गया कि आपको भूकर भी देना होगा और बलि कर भी देना होगा। इसका मतलब है कि अब जो है राजा क्षेत्र की रक्षा के लिए सैनिक और संसाधनों का जो निर्माण करेगा, वो आपके टैक्सेशन से करेगा। और इसलिए जो कबीलाई सभा थी, उस कबीलाई सभा का चरित्र भी अब बदल गया।
जो गण था, विदित था, वो सब कमज़ोर होते गया और समिति की अपेक्षा सभा मजबूत हो गई। देखो, समिति में प्रायः सभी वर्णों के लोग होते थे, सभा में सिर्फ ब्राह्मण वर्ग होता था। तो समिति की स्थिति कमज़ोर होती गई और सभा की स्थिति मजबूत हो गई। राजा का चुनाव करना, ठीक है, राजा के कार्यों में क्या करना, हाथ बटाना, ये सब काम किसका था? सभा का था। और अब तीसरा चीज देखो, राजा की वैधता। राजा की वैधता, देखो अभी भी पैतृक उत्तराधिकार का स्पष्ट नियम नहीं है कि मेरे बाद मेरा बेटा शासक बनेगा, ऐसा संभव नहीं। लेकिन बनेगा क्षत्रिय कुल से, और ये निर्णय सभा करेगी। आपको याद होगा, यदि आप महाभारत पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो राजा भरत ने अपने पुत्र को राजा नहीं बनाया था, बल्कि राजा भरत ने सभा के द्वारा निर्वाचित राजा को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो इस कारण जो है, राजा अपनी वैधता को स्थापित करने के लिए कई यज्ञों का सहारा लेता है। इससे उत्तर वैदिक काल में यज्ञों में बढ़ोतरी हो जाती है, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, ये सब यज्ञ जहाँ ऋग्वैदिक काल में एक सामान्य यज्ञ था, अब ये बड़े विस्तार रूप में किया जाने लगा। अब उत्तर वैदिक काल में इस यज्ञों का उद्देश्य क्या था? क्षेत्रों पर अधिकार करना, राजा के स्वस्थ होने की कामना, राजा की भौतिक वैधता, संपन्नता, ठीक है। तो इस प्रकार धार्मिक कृत्य के द्वारा राजा के सत्ता को स्थापित, जैसे राजसूय यज्ञ करने वाला राजा सम्राट होगा, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा क्या होगा? चक्रवर्ती सम्राट होगा। तो इससे क्या हो गया, वहाँ पर वो अपनी वैधता को, अपनी भौतिकता को, अपनी प्रामाणिकता को स्थापित करता था, ठीक है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि राजा का चुनाव बंद हो गया और उसके स्थान पर वंशानुगत शासन क्या हो गया? स्थापित होता हुआ चला गया। और हमें शतपथ ब्राह्मण में 11 प्रकार के रत्निन, रत्न का बहुवचन है, रत्निन का वर्णन मिलता है, अर्थात जो शासन को चलाने में राजा का सहयोगी होता था। तो इस प्रकार जिस अर्थव्यवस्था ने अर्थ को बदला, समाज को अस्थायित्व दिया, उस अर्थव्यवस्था ने क्या किया? आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं, राजनीति को भी स्थायित्व प्रदान किया और क्या कर दिया? एक प्रकार से राजा, राज्य अधिकारियों, इस सब की स्थापना कर दी। चलो अब आप लिखिएगा, शीर्षक बना दीजिएगा। उत्तर वैदिक काल शीर्षक बना ही हुआ है, सब हेडिंग बनाइएगा, राजनीतिक व्यवस्था। लिखोगे ऋग्वैदिक काल में जन का प्रयोग जनता या कबीले के लिए किया जाता था, लेकिन
अब जनपद का प्रयोग अस्तित्व में आया। जनपद का तात्पर्य उस स्थान से था, जहां पर कबीला बस गया था, उत्तर वैदिक काल के साहित्य में राष्ट्र शब्द का प्रयोग होने लगा था। परंतु इस शब्द को अभी तक उस अर्थ में परिभाषित नहीं किया गया जिससे यह एक निश्चित क्षेत्र का द्योतक बन सके। कौरव कबीले का उदय वैदिक काल में भारत और पुरु के संयुक्त होने पर हुआ था। जिनका अधिकार क्षेत्र गंगा यमुना दुआब पर था। इससे स्पष्ट है कि कबीले की पहचान क्षेत्रीय पहचान में बदल गई। इस प्रकार जन तथा क्षेत्र के संबंधों में परिवर्तन और क्षेत्र के नियंत्रण में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक महाजनपद के गठन में सहायता किया। पैराग्राफ बदलो। जब कबीले किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित हो गए और उस क्षेत्र के रूप में जाने लगे तो कबीले के मुखिया का पद एवं कार्यशैली में परिवर्तन हुआ। मुखिया के पद एवं कार्यशैली में परिवर्तन हुआ।
राजा या मुखिया अब केवल पशुओं के लूट में सम्मिलित नहीं होता था, अब केवल पशुओं के लूट में सम्मिलित नहीं होता था, बल्कि अब वह उस क्षेत्र का रक्षक बन गया, बल्कि अब वह उस क्षेत्र का रक्षक बन गया जिसमें उसके कबीले के लोग रहते थे। मुखिया या ग्रामणी, जो ऋग्वैदिक काल में अभिजात्य समझा जाता था, ऋग्वैदिक काल में अभिजात्य समझा जाता था, अब वह क्षत्रिय वर्ग में तब्दील हो गई। अब वह क्षत्रिय वर्ग में तब्दील हो गया। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ राज्य या क्षेत्र पर अधिकार है। राज्य या क्षेत्र पर अधिकार है। क्षत्रिय वर्ग का मुख्य कार्य, क्षत्रिय वर्ग का मुख्य कार्य अपने कबीले के लोगों, अपने कबीले के लोगों तथा उस क्षेत्र की रक्षा करना था, तथा उस क्षेत्र की रक्षा करना था। क्षत्रिय वर्ग को इसके बदले, क्षत्रिय वर्ग को इसके बदले जन के अन्य लोगों के द्वारा जन के अन्य लोगों के द्वारा कर देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। भूमि कर तथा बलि पहले ऐच्छिक था, अब अनिवार्य हो गया, अब अनिवार्य हो गया। पैराग्राफ बदलो। क्षत्रिय तथा योद्धा वर्ग की स्थिति में, क्षत्रिय वर्ग तथा योद्धा की स्थिति में परिवर्तन के कारण गण या कबीलाई सभा के चरित्र में, गण या कबीलाई सभा के चरित्र में परिवर्तन हुआ। समिति की अपेक्षा, समिति की अपेक्षा सभाएं इस समय शक्तिशाली हो गई, सभाएं इस समय शक्तिशाली हो गई। सभा राजा को उसके कर्तव्य निर्वाह में, राजा को, सभा राजा को उसके कर्तव्य निर्वाह में सहायता करती थी। राजा या मुखिया का पद, राजा या मुखिया का पद जन्म पर आधारित नहीं था, जन्म पर आधारित नहीं था, परंतु राजा का चुनाव, परंतु राजा का चुनाव केवल क्षत्रिय वर्ग के मध्य ही होता था, परंतु राजा का चुनाव
केवल क्षत्रिय वर्ग के मध्य से ही होता था। पैराग्राफ बदलोगे। पैतृक उत्तराधिकार के स्पष्ट सिद्धांतों के अभाव में, पैतृक उत्तराधिकार के स्पष्ट सिद्धांतों के अभाव में राजा के लिए राज तिलक के समय होने वाले, राज तिलक के समय होने वाले अनुष्ठानों का महत्व बढ़ गया। इसी के माध्यम से वह अपने प्रभुत्व के लिए, इसी के माध्यम से वह अपने प्रभुत्व के लिए आम लोगों की सहमति प्राप्त करता था। इसलिए राजसूय, अश्वमेध एवं वाजपेयी जैसे यज्ञों का आयोजन विशाल स्तर पर किया जाने लगा था। विशाल स्तर पर किया जाने लगा था। इस काल में इसका आयोजन दूसरे स्थानों पर अधिकार करने तथा दूसरे स्थानों के शासक पर वैधता स्थापित करने में किया जाता था। दूसरे स्थान के शासकों पर वैधता स्थापित करने में किया जाता था। दूसरा, यज्ञों द्वारा राजा के स्वस्थ होने की कामना की जाती थी। दूसरा, यज्ञों द्वारा राजा के स्वस्थ होने की कामना की जाती थी। और राजा की वैधता, उसकी संपन्नता एवं शक्ति को स्थापित करने के लिए इस तीनों यज्ञों का आयोजन किया जाता था। इस तीनों यज्ञों का आयोजन किया जाता था। उदाहरण के लिए राजसूय यज्ञ के पश्चात आयोजक राजा सम्राट घोषित किया जाता था। राजसूय यज्ञ के पश्चात आयोजक राजा सम्राट घोषित किया जाता था। ये था उत्तर वैदिक काल की शासन व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था की कैसे परिवर्तन हुआ। अब उत्तर वैदिक काल के